ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा जी, तो द to 11th July is available. Sales invoices totaling 90,000 were issued. An invoice of 8,400 pertained to goods which had not been delivered at the time of stock valuation. Another invoice of 14,100 pertained to the goods which had been delivered on 29th June 2006. Credit advices for sales returns amounting to rupees 4,200 had been issued. These included advices of 2,700 relating to goods returned prior to year end. Purchase invoices of 60,100 were received. Of these, invoices totaling 11,100 were in respect of goods received on June 28th, whereas invoice of 13,800 pertained to goods received on July 15th. No invoices had been no invoices had been received for goods costing 9,400 which had been delivered prior to June 30th, 2006. Determine the value of stock at cost on 30th June 2006 if the gross profit is approximately 20% of cost price. इसका मतलब है वो मार्कअप की बात कर रहा है। बात यहाँ पे मार्कअप की इसका मतलब है हो रही है। तो in this case cost plus
प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इसका मतलब है अगर मार्कअप है तो कॉस्ट 100 होगी, प्रॉफिट हमारे पास है 20%, मीन्स ये 20 होगा, और सेल्स जो है सेल्स हमारे पास होगी 120। तो जब भी हमने, क्योंकि स्टॉक लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पे रिकॉर्ड किया जाता है और फिलहाल एनआरवी की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। हम क्या करेंगे कि हम सेल्स वैल्यू को, जो कि हमें सवाल में गिवन है, जो कि हमने ऐड बैक करनी है, ऐड बैक करनी है, इस वैल्यू को पहले हम कन्वर्ट करेंगे कॉस्ट में, और फिर ये वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की फिगर में ऐड बैक की जाएगी। इसी तरह परचेजेस के साथ भी यही काम होगा। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? यस सर। अच्छा, लोग ड्रॉप होते जा रहे हैं, मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि खैरियत है कि इतने कम लोग क्यों हैं? अभी एग्जाम है इसके बाद सर, वो आईबीएस। अच्छा अच्छा, चलें, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छा जी, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट 11th जुलाई, और वो था हमारे पास 1,77,300। इसमें ऐड बैक करेंगे स्टॉक शीट वैल्यूएशन एरर, और वो था 9,000। अच्छा जी, ये 9,000 कैसे आए? 21,500 जो कि एक्चुअल वैल्यू थी, उसमें से 12,500 हमने माइनस किए, तो हमारे पास ये 9,000 की वैल्यू आई, जो कि हमने बाय मिस्टेक हमने रिकॉर्ड कर ली थी। और अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ऐड बैक करनी है हमने सेल्स एट कॉस्ट प्राइस, और सेल्स उन्होंने हमें कितनी बताई हुई है? सेल्स बताई हुई है उसने 90,000, जिसमें से एक इनवॉइस वो ऐसा कह रहा है कि 90,000 में से एक इनवॉइस ऐसी है जिसके गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं हुए। कोई मसला नहीं है, गुड्स अगर डिलीवर नहीं हुए, इनवॉइस आपको रिसीव हो गई है, इसका मतलब है कि आपको रिस्क और रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए हैं, तभी कागजात आपके हाथ में आए हैं। तो वो अभी बेशक इन ट्रांजिट भी हो, वो आपके
स्टॉक में ऐड होना चाहिए, 90,000 में इंक्लूडेड है, कोई मसला नहीं है, इसको इग्नोर करेंगे। अनदर इनवॉइस of 14,100 pertained to goods which had been जी मैंने रिकॉर्डिंग का पूछना था, वो चल रही रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, another invoice of 14,100 pertained to goods which had been delivered on June 29th 2006। कुछ गुड्स ऐसे हैं जो कि हमारे बैलेंस शीट डेट से पहले ही बेच दिए गए थे, तो ये इसका मतलब है कि हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो ये जो बीच के पीरियड की जो सेल्स हैं, हमने ये जो बीच के 11 दिन की सेल्स जो हुई हैं, हमने एडजस्टमेंट उसकी करनी है, और 14,100 उससे पहले की सेल है, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो सेल्स में से सबसे पहले 90,000 में से हम डिडक्ट करेंगे वो सेल्स जो कि बैलेंस शीट डेट से पहले पहले की हैं। वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? है। 90,000 5,900 75,000 900 हाँ जी जनाब, मिल गया, ठीक है, चल ठीक है। तो इसमें देख ले, कोई और चीज तो ऐसी नहीं है जो कि वो उससे कहने वाली हो, ताकि मैं उससे एक ही दफा बात कर लूँ। सर ये परचेजेस की और ये जो इसकी सेकंड एंट्री है उसकी एडजस्टमेंट बता रहे हैं, जो क्रेडिट एंड सेल इनवॉइसेस हैं, तो इनकी पर ट्रीटमेंट बता, फिर आगे क्वेश्चन हो जाएंगे खुद ही सॉल्व। ठीक है, मैं चलो उससे बात कर लेता हूँ, करता हूँ। ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। जी हमजा क्या पूछ रहे हैं? तो सर मैं यही कह रहा था कि आप वो करवा देती है जो है, बाकी के एडजस्टमेंट अभी इसमें करेंगे कि ये सिर्फ सेल हमने रिकॉर्ड कर ली है, क्योंकि सेकंड एंट्री में क्रेडिट सेल्स की बात हो रही है। वो सेल्स रिटर्न की इनवॉइसेस हैं, क्रेडिट एडवाइस है, ओके सर, और वो सेल्स रिटर्न की है, उसको हाँ उसको हम अलहदा से करते हैं। यस सर। अच्छा, तो 75,900 डिवाइड करेंगे इसको 120 से, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, तो हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई 63,250। अच्छा, जो सेल्स रिटर्न है, वो है 4,200। These included advices of 2,700 relating to the goods returned prior to the year end। इसी तरह हमें तो इन बीच के 11 दिनों की चीजों को रिवर्स करना है, अगर वो ईयर एंड से पहले रिटर्न हुई हैं तो उनकी एडजस्टमेंट हो गई होगी। 4,200 में से 2,700 हम कर लेंगे माइनस, 1,500 की हैं सेल्स रिटर्न, क्योंकि ये कॉन्ट्रा सेल्स अकाउंट होता है या कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट होता है। अगर सेल्स ऐड हुई है तो ये सेल्स के कॉन्ट्रा चलेगा, मींस ऑपोजिट चलेगा, और सेल्स रिटर्न को हम कर लेंगे, यार ये कितने में से हमने 4,200 में से हम माइनस करेंगे 2,700, ये चीज हमारे पास आ जाएगी 1,500।
और 1500 भी क्योंकि सेलिंग प्राइस पे ही होगी, तो इसको डिवाइड करेंगे 120 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 100 से, तो इसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी 1500 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 1250 है। 1250 yes. अच्छा जी, इसके बाद है परचेज इनवॉइसेस ऑफ 60,100 वर रिसीव्ड, ऑफ दीज invoices totaling 11,100 were in respect of goods received on June 28th, whereas invoices, अब ये इग्नोर करेंगे, ये ईयर एंड डेट से पहले की वो हैं, गुड्स रिसीव पहले ही हो चुके हैं, इसका मतलब है ये चीज शामिल नहीं होनी चाहिए। 13,800 को माइनस करेंगे 60। 11 क्या चीज सर 13,800 को माइनस करेंगे 60,100 से। प्लस नहीं प्लस करेंगे सर, नहीं माइनस ही करेंगे सर, माइनस। अच्छा, एक दफा फिर से माइनस करेंगे। चलें देख लेते हैं एक दफा फिर से। टोटल परचेज इनवॉइसेस जो हैं, टोटल परचेज इनवॉइसेस हैं 60,100। अब हमें उन परचेज इनवॉइसेस से वो है कंसर्न है, उन परचेज इनवॉइसेस से जो कि इन 11 दिनों के बीच में हुई हूँ, ताकि हम उनका रिवर्सल कर सकें। उन परचेज इनवॉइसेस से जो कि इन 11 दिनों के बीच में हुई हूँ, 60,100 तो टोटल है, उस टोटल में से 11,100 वो हैं जो कि ईयर एंड डेट से पहले की हैं और माइनस होगी, और जून 28 के बाद की 13,800 वो हैं जो कि हमारे टाइम जोन के बाद की है, एक पहले की है एक बाद की है। दोनों हमारे टाइम जोन के अंदर नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, दोनों ही डिडक्ट कर लेंगे। सॉरी 60,100, इसमें से 11,100 भी लेस हो जाएगा क्योंकि वो हमारे टाइम जोन से पहले का है, और इसमें से 15 जुलाई वाला भी डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि वो हमारे टाइम जोन के बाद का। हमने उन 11 उन इनवॉइसेस पहले रिसीव हो गई हैं, गुड्स बाद में रिसीव हुए जुलाई 15 को, तो ये इनवॉइसेस भी हमें डिडक्ट करनी पड़ेंगी। तो वैल्यू ये कितनी आ रही है, 35,200 ये 35,200 जो है, ये क्योंकि परचेजेस तो होती ही कॉस्ट प्राइस पे हैं, तो ये एज इट इज आ जाएंगी, इसमें से कोई लेस करने की या एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेल्स को हमें कॉस्ट पे लाने की जरूरत है, इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। No invoices had been received for goods costing 9,400 which had been delivered prior to June 30th, 2006. गुड्स डिलीवर हो चुके हैं, इसका मतलब है जब हम क्लोजिंग स्टॉक की काउंटिंग करेंगे तो वो गुड्स वहां पे मौजूद होंगे। यस सर, यानी कि ये पहले से ऐड अप हो चुके हैं, ये भी पहले से ऐड अप हो चुका है, इसको भी इग्नोर करना। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगी एट 30th जून,
सर ये 213,150 आ रही है। नहीं सर, ये परचेजेस ऐड करने परचेजेस भी माइनस करनी है, हैं, लेस करने 280 माइनस हैं सर। 213,150 मेरा 2,15,800 आ रहा है। सर मेरा भी 2,30,000 2,15,800 आ रहा है। सर मेरा भी मेरा भी यही आ रहा है। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो बाकी हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इब्राहिम एंड सन्स वाला ऐसे ही सॉल्व होगा, लेकिन ऑब्वियसली इसमें पॉइंट्स बीच में उसने थोड़े बहुत और ऐड लेस किए हुए होंगे। इसी तरह जो है ये 45 है, इसी तरह 46 है, 47 थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन है। इसमें लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरबी वाला रूल बीच में अप्लाई करना पड़ेगा आपको, और कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट जो है ये उससे क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है। ये ब्रीफ एक्सप्लेन कर दूं या इनमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, या वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम वो करें? सर ये वाला ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर दें, हम लोग कोशिश करेंगे अगर सॉल्व हुआ तो, वरना फिर सर आपसे फर्दर पूछ लेंगे ग्रुप में। ठीक है, ठीक है। अब ये जो Supertech is engaged in supplying different products to different industries. The details relating to inventory and related expenditures is as follows. Opening units जो हैं वो प्रोडक्ट ए के हैं 500, प्रोडक्ट बी के हैं 800, प्रोडक्ट सी के हैं 1200। इसी तरह बाकी अमाउंट जो उसकी है वो यूनिट्स हैं, अमाउंट 5 लाख बनती है, 9,60,000 बनती है, 16,80,000 बनती है। परचेज यूनिट्स जो हैं प्रोडक्ट ए के 5,000, बी के 10,000 और सी के 8,000 है। और अमाउंट रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, यूनिट सोल्ड और अमाउंट यूनिट सोल्ड की बताई गई है उसमें। अब जो मसले वाला जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ए है, जो मसले वाली प्रोडक्ट है। और मसला वो क्या है? वो मसला ये है कि एक तो खैर हमने जो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट जो पढ़े थे उसमें हमें पता है कि जो परचेज प्राइस होती है, ये जो परचेज प्राइस होती है, परचेज प्राइस में नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड किए जाते हैं। परचेज प्राइस में नॉन रिफंडेबल टैक्सेस जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। और ये चीज हमारी कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट में ये कॉस्ट ऑफ परचेज कहलाती है। रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं उनको हम इग्नोर किया करते हैं और उसको हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं करते। अच्छा, फिर हमने कॉस्ट ऑफ परचेज में एक चीज और पढ़ी हुई है कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ऐड किए जाते हैं। अब जी ये बीच में कुछ कोई बोला था? सर आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो ये 100 पर यूनिट भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगी ये ऐड की जाएगी। अ न्यू प्रोडक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, ये तो खैर इसका ताल्लुक प्रोडक्ट सी के साथ है। प्रोडक्ट बी के साथ जो ताल्लुक है 25% ऑफ दी, अच्छा हाँ, ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम कंपनीज गोडाउन जो वेयर हाउस है टू द कस्टमर्स प्रेमिसेस आर 1,50,000 पर यूनिट, 150 पर यूनिट, ये इग्नोर करेंगे। ये आपकी सेलिंग कॉस्ट है और सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाए जाते, इसको इग्नोर करेंगे। 25% of the closing stock of item A has been damaged due to mishandling and can only be sold at 60% of its selling price. अब सवाल में जो असल कैलकुलेशन है ना वो कैलकुलेशन ए में है। बी और सी की कैलकुलेशन सीधी सीधी सी है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे कि ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स परचेज, ये जो मैंने येलो में किए हुए हैं ये यूनिट्स परचेज हो गए, इसमें से यूनिट्स सोल्ड माइनस कर देंगे तो वो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स आ जाएंगे। टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? ये तीन येलो हुए
जो एरियाज हैं इन तीनों को ऐड करेंगे, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसको टोटल यूनिट से आप डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, और कॉस्ट पर यूनिट को जब आप क्लोजिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। बी और सी की बात कर रहा हूं। ए की आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कॉस्ट भी, और ए की कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको एनआरवी भी। एनआरवी में आउट ऑफ द टोटल यूनिट्स सिर्फ 25% यूनिट्स ऐसे हैं जो कि डैमेज्ड हैं। इन 25% यूनिट्स को इनकी निकालेंगे आप एनआरवी, क्योंकि ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम हो रही है। 75% यूनिट्स की जो नॉर्मल एनआरवी है वो निकालेंगे, दोनों एनआरवीज को ऐड कर देंगे। अब उस टोटल एनआरवी को कंपेयर करेंगे ए की कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से, जो कि कैलकुलेट करना इतना ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, वही बात बता रहा हूं। ये तीनों येलोज को ऐड कर लें तो कॉस्ट ऑफ ए आ जाएगा। अगर तो एनआरवी लोअर हुई तो अब आपको, क्योंकि इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पे रिकॉर्ड करना होता है, तो अब आपको उसको एनआरवी पे राइट डाउन करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो ठीक है, फिर कॉस्ट के ऊपर ही आप इसको रिकॉर्ड करते रहेंगे जो यहाँ पे उसको मेंशन की हुई है। सेलिंग प्राइस भी बताई हुई है उन्होंने, सेलिंग प्राइस डायरेक्टली नहीं बताई हुई, सेलिंग प्राइस इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है। डायरेक्टली नहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ, तो अमाउंट को यूनिट्स के साथ डिवाइड करेंगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी, जिसका फिर आपने 60% लेना होगा। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि जरा थोड़े से डिफरेंट और थोड़े से हटके हैं। ये वाला जो था, बाकी वो जो थे उनमें ये जो सादिकैन वाला था, ये जो अभी आ रहा है सादिकैन वाला, और ये जो गुड्स इन ट्रांजिट वाला जो है, और ये वाला जो है इब्राहिम वाला, ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं, और तुफैल वाला जो है, ये तमाम क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे सॉल्व होंगे, जो कि अभी आपको मैंने बता दिया है कि इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन आगे पीछे कहीं और ही होगी, और आपने ऐड और लेस करके और वापस आपने पहुंचना होगा उस पे अपनी मेन वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्रीज पे पहुंचना होगा। इसमें लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी और कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट के ऊपर था ये क्वेश्चन बेस करता हुआ, और इसमें टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा कम रह गया। 4 बजने में 3 मिनट रह गए। अगर तो आप लोग जाना चाहते हुए तो आप जा सकते हैं, कोई इशू जो है वो नहीं है। तो इसमें कोई और ऐसी चीज जो कि आपने समझनी हो? सर ये जो एनआरवी वाला क्वेश्चन आपने दिखाया था अभी नीचे, इसको आपने हाईलाइट किया हुआ, इसमें जो एनआरवी में जो फॉर्मूला होगा उसमें जो कॉस्ट टू सेल होती है, उसमें फिर ये 0.3 हम लोग यूज करेंगे, जो कि उसकी आउटवर्ड है। हाँ जी, हाँ जी, ये सर उसमें से लेस होगा फिर जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी। बिल्कुल। ओके सर। और सर इसमें एनआरवी में और इसके अलावा भी मतलब एक्सपेंस हो सकते हैं, जिस तरह के सर एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस होता है, कभी कभी दिया होता है उन्होंने, देखें, कॉस्ट ऑफ और वो चीज़ कंप्लीशन हो ना, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन होती तो हम माइनस कर लेते, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन फिलहाल नहीं। और इसी तरह जो ट्रेसेबल एडवर्टाइजमेंट जो होती है ना, ट्रेसेबल एडवर्टाइजमेंट एक जर्नल एडवर्टाइजमेंट होती है जो कि कंपनी के बारे में और उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में कर दी जाती है। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट होती है। अगर वो प्रोडक्ट रिलेटेड जो वो एडवर्टाइजमेंट होगी, उसको ट्रेसेबल सेलिंग कॉस्ट के लफ्ज उसके लिए यूज किए जा रहे होंगे कि दिस इज डायरेक्टली ट्रेसेबल और लिंक्ड टू द प्रोडक्ट इटसेल्फ, तो फिर ठीक है, उसको आप माइनस कर सकते हैं। जर्नल एडवर्टाइजमेंट है तो वो माइनस ना करें। सर इस तरह फिर जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं सर, जिस तरह जो ओवरऑल कंपनी के कर रहे होते हैं, वो भी फिर माइनस नहीं होंगे? तो जिस तरह अक्सर इन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का रेंट दिया होता है, सेपरेटली दिया होता है रेंट, वो फैक्ट्री रेंट से, वो सिर्फ एडमिन ब्लॉक का रेंट होता है, तो सर वो भी इससे फिर कंसर्न नहीं करेगा? देखें, वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में चला जाएगा। तो सर वो एनआरवी में तो फिर नहीं आएगा? एनआरवी में डेफिनेटली नहीं आएगा, एनआरवी में डेफिनेटली नहीं आएगा। ठीक है सर, ओके। सर जी जी,
सर वो मेरा क्लास में नेट का बहुत इशू आ रहा था तो मुझे सही समझ नहीं आई। आप काइंडली क्लास के अगर फौरन बाद जब फ्री हो तो ये लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा ताकि मैं देख लूँ आज। ठीक है, मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। नो सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।